Hello students, welcome you all to EduVentures Learning. Today we are going to start with useful microorganisms. हमने इसके पहले और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं अपने चैनल पे जो कि स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड हैं. हम लोग आज स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो से रिलेटेड एक टॉपिक यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर इट्स टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की है. कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं और किस तरीके से होते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो हमें बहुत सारी यूजफुल थिंग्स देती हैं, पर वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे तरह से या कौन से टाइप ऑफ हेल्प हमें वो देती हैं, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. सो ह्यूमंस हैव मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम दैट कंट्रीब्यूट टू ओवरऑल हेल्थ. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन बींग्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे हेल्थ में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इसलिए कंट्रीब्यूशन देते हैं. अगर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते तो हमारे हेल्थ को परेशानी करते. द माइक्रोबियल कम्युनिटी इन ह्यूमंस नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस बट ऑल्सो प्रोवाइड्स नेसेसरी विटामिन्स. ये जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है ह्यूमंस में, वो सिर्फ हमें प्रोटेक्ट ही नहीं करती है डिसीजेस से, बल्कि बहुत सारे नेसेसरी विटामिन्स भी देती है. जब हम लोग कोई भी खाना खा रहे होते हैं उसमें कितने विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद ब्रेक डाउन होती है, छोटे पार्ट में डिवाइड होती है. और उन छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे पेट में, हमारे बाकी के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में अवेलेबल हैं, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं. बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. बैक्टीरियाज जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करती हैं, इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एक्सेट्रा. बैक्टीरियाज, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरियाज हैं, जो कि हमें बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से हेल्प करती है, जिसमें से एक तरीका नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी है. ठीक है, ये तो बात हुआ बैक्टीरिया का. द नेक्स्ट इज एल्गे. These are also useful in a number of industries. एल्गे भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हेल्पफुल होती हैं. एल्गे और बैक्टीरियाज क्या होते हैं इसके बारे में हमने लेक्चर 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है देन यू शुड मस्ट गो एंड सी दैट वीडियो. Therefore, even though microbes are responsible for food spoilage and many diseases, हालांकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एल्गे और बैक्टीरिया हैं, ये बहुत सारे चीज़ों के लिए ऐसे भी रिस्पॉन्सिबल है जो कि हमारे फूड को स्पॉइल करती है, बर्बाद करती है, ख़राब करती है, या हमें बहुत सारे ऐसे डिसीजेस देती है जो हमें बीमार कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा ही बीमार भी कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल, और वो हेल्पफुल भी हो सकते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर यूजेस आर लिस्टेड इन द टेबल. कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे लिए यूजफुल हैं, उनका हमने यहाँ पे टेबल वाइज एक प्रेजेंटेशन दिया है. जैसे कि बैक्टीरिया. ठीक है, अब बैक्टीरिया में कौन कौन सी ऐसी बैक्टीरियाज हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करती हैं और क्या काम करती हैं वो देखते हैं. तो बैक्टीरियाज में कुछ स्पीसीज के नेम है, जैसे ई कॉली और क्लॉस्ट्रीडियम. ठीक है, ई कॉली और क्लॉस्ट्रीडियम क्या करता है हमारे लिए? प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स इन लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है. ठीक है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. तो वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स देती है हमारे को ई कोली और क्लॉस्ट्रीडियम. द नेक्स्ट इज राइजोबियम. ये बहुत कॉमन नेम है, राइजोबियम के बारे में सबने सुना है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारे बॉडी के अंदर भी होती है, सॉइल में भी होती है. प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के टाइम पे सॉइल में भी, जैसे ये हमारा प्लांट है सपोज, ठीक है, ये है इसके रूट्स में होती है छोटी छोटी रूट नोड्यूल्स. जैसा कि आप जानते हो कि प्लांट को बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि सॉइल से मिल रहे होते हैं.
ठीक है। तो सॉइल में एक और तरीके की चीज़ होती है, न्यूट्रिएंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन, जो कि प्लांट को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है अगर वो प्लांट प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। सपोज ये अगर पल्सेस का प्लांट है, किसी भी दाल का प्लांट है, तो इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन चाहिए। पर मिट्टी में या हवा में जो नाइट्रोजन का क्वांटिटी है वो इतना डेंस होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारे जो रूट है या रूट नोड्यूल्स हैं वो उनको अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो राइजोबियम है सॉइल में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो सॉइल में ही रहते हैं, तो ये जो सॉइल में राइजोबियम्स हैं वो इस नाइट्रोजन को ब्रेक कर देती है, छोटा कर देती है, ताकि ये रूट नोड्यूल्स उसे अब्जॉर्ब कर सकें और प्लांट को नाइट्रोजन जिस क्वांटिटी में या जिस क्वालिटी में वो अब्जॉर्ब कर सकता है वैसे उसे मिल जाए। तो प्योरली नाइट्रोजन को तो प्लांट अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, तो उसको ब्रेक करने के लिए, सॉइल के अकॉर्डिंगली फिक्स करने के लिए राइजोबियम वर्क करता है। The next is lactobacillus, production of dairy products like yogurt, cheese, etc. लैक्टो का मतलब होता है मिल्क। ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हमें प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स में हेल्प करता है। दूध से बनने वाली चीज़ों में सब में लैक्टोबैसिलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि योगर्ट, दही, चीज़, पनीर, जितने भी स्वीट्स आप लोग खाते हो वो सारी चीज़ें, जितनी भी मिल्क से बनने वाली चीज़ें हैं, छाछ, लस्सी एंड ऑल, सारी चीज़ों में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि एक्चुअली हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हमने हमेशा सुना है ना, दही खाने से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ठीक है। अगर आपने नहीं सुना है तो भी अगर आप अपने लंच में दही लेते हो, 1 कटोरी दही हर किसी को हर दिन खाना चाहिए। अगर वो आप लेते हो, खाते हो, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत अच्छा रहता है। तो ये लैक्टोबैसिलस जो है वो दही वगैरह में प्रेजेंट होती है, मिल्क प्रोडक्ट्स में अवेलेबल होती है, जो कि हमारे लिए अच्छा काम करती है। The next is algae, another form of microorganisms. इसके कुछ स्पीसीज नेम है, जैसे कि क्लोरेला, क्लामाइडोमोनस। ये क्या करती हैं? सीवेज डिस्पोजल सिस्टम करती हैं हमारे लिए। सीवेज जो है डिस्पोजल सिस्टम्स में हेल्प करती हैं हमें। द नेक्स्ट इज रेड एंड ब्राउन एल्गे। रेड और ब्राउन कलर की जो एल्गे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कल्चर मीडियम कॉल्ड अगर, यूज्ड इन लैबोरेटरीज एंड हॉस्पिटल्स। अगर नाम का एक सब्सटेंस है जिसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, जो कि लैबोरेटरीज और हॉस्पिटल्स में यूज में आती हैं। ठीक है। कौन सी? रेड और ब्राउन कलर की एल्गे। और ग्रीन कलर की जो एल्गे होती है वो सीवेज डिस्पोजल में हेल्प करती है। तो एल्गेज बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। द नेक्स्ट इज फंगाई। मशरूम, एवरीबडी, आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल ईट मशरूम, बहुत सारे लोग खाते हैं। ठीक है। यूज्ड एज अ फूड आइटम। ये क्या है? फंगाई है। मशरूम इज अ फॉर्म ऑफ फंगाई। दूसरा है एस्परगिलस फ्लावस। एस्परगिलिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनिसिलियम नोटेटम, ये एक एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है। ये थोड़ा मीडियम रेंज का एंटीबायोटिक्स है, जो कि जनरली आपको सर्दी खांसी वगैरह होने पे डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। और ये एंटीबायोटिक जो है, इंजेक्शन हो चाहे टैबलेट हो, मेडिसिन हो, वो पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंगाई से बनती है। द नेक्स्ट इज यीस्ट। यीस्ट तो बहुत कॉमनली हमारे किचन्स में, बेकर्स के पास यूज में आती है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। जब आपको छाले हो जाते हैं मुंह के अंदर छोटे छोटे से, वो फंगल इन्फेक्शंस, उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स नाम का एक मेडिसिन लेते हैं हम लोग, वो यीस्ट से बनता है। फर्मेंटिंग मतलब किसी भी चीज़ को खट्टा करना, जैसे कि मेकिंग ब्रेड एंड केक्स वाली चीज़ें। जब भी आप किसी बेकरी में जाते हो, बेकरी में कोई चीज़ बन रही है, ब्रेड है, केक है, कुकीज़ है, ये सारी चीज़ों में यीस्ट डलते हैं फर्मेंटेशन के लिए, चीज़ों को खट्टी करने के लिए, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, और साथ ही साथ सॉफ्ट बनाने के लिए। जब भी आप केक या ब्रेड खाते हो तो यू लाइक इट सॉफ्ट, है ना, तो वो सॉफ्टनेस वो फर्मेंटिंग यीस्ट के जरिए हमें मिलती है। सो दीज आर द 3 थिंग्स, बैक्टीरिया, एल्गे एंड फंगाई, जो कि हमारे लिए यूजफुल तरीके से काम में आती है।
आपके सीबीएसई स्कूल्स में जो बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं, एनसीईआरटी से रिलेटेड बुक्स जो हैं, उनमें ये सेम टॉपिक्स बहुत सारे डिफरेंट तरीक़ों से दिए हुए हैं, जिसको हमने इस वीडियो में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या फिर ये चार्ट वाइज रिप्रेजेंटेशन दिया है। आप चाहो तो एक बार ये वीडियो देखने के बाद अपने बुक को ज़रूर रीड कर लें उसमें, क्योंकि डिफरेंट वेज में दिए हुए हैं, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू। योगर्ट और कर्ड, दही इज़ द कॉमनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ बेनिफिशियल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दही खाना सबसे कॉमन चीज़ है जो हम लोग हमेशा अपने लाइफ में सुनते आए हैं अभी तक, कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए, बहुत फ़ायदेमंद है। योगर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट, हमारे रोज़ के खाने का एक पार्ट है दही। एंड वी ईट इन वेरियस फॉर्म्स, जिसको हम लोग बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स में खाते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ, ठीक है। अब दही से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। प्लेन दही खा सकते हो, छाछ खा सकते हो, लस्सी खा सकते हो, दही से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। साउथ के लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कर्ड राइस एंड ऑल खाना। दिस दही इज़ मेड फ्रॉम मिल्क बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरियम कॉल्ड लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये दही बनाने के लिए हमें एक बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। दही को खट्टा करने के लिए या फिर दूध को दही में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें लैक्टोबैसिलस की ज़रूरत पड़ती है। इट कन्वर्ट्स द शुगर इन मिल्क टू लैक्टिक एसिड गिविंग कर्ड इट्स सार टेस्ट। ये क्या करती है, दूध में जो शुगर है, मिल्क तो खट्टा नहीं होता है, वो तो नॉर्मल मीठा टेस्ट का होता है, तो दूध में जो शुगर है, लैक्टोज है, उसको कन्वर्ट करती है लैक्टिक एसिड में, जो कि दही को खट्टा टेस्ट देती है। दिस प्रोसेस वॉज इनिशियली यूज्ड एज अ वे टू प्रिजर्व्ड मिल्क। पहले ये प्रोसेस यूज़ किया जाता था दूध को प्रिजर्व करने के लिए, सेफली रखने के लिए। अब उसे दही बनाने के लिए यूज़ करने लगे हैं हम लोग। ये है इसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन। लैक्टोज इन मिल्क विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस गिव्स आउट लैक्टिक एसिड, जो कि है हमारा योगर्ट, दही। कर्डलिंग ऑफ मिल्क टेक्स प्लेस नेचुरली। दही का जम जाना एक नेचुरल प्रोसेस है गर्मी के वजह से, ड्यू टू हीट, स्पेशली इन समर, ठीक है। समर में बहुत जल्दी दूध खट्टे हो जाते हैं या फिर जम जाते हैं। कर्डिंग ऑफ मिल्क ऑल्सो टेक्स प्लेस ड्यू टू एडिशन ऑफ एनी ऑफ द एसिड प्रोडक्ट सच एज सार कर्ड, लेमन जूस एंड इवन टोमेटो जूस। अगर दही को आप जल्दी खट्टा करना चाहते हो या रेडी टू यूज़ करना चाहते हो, सपोज आज आप अपने दूध रखे हो और आप चाहते हो कि कल सुबह आप उसका दही खाओ, तो उसमें कोई भी खट्टी चीज़, एसिडिक प्रोडक्ट यूज़ कर देने से वो दही जो है जम जाती है, ठीक है। दूध जो है जम जाती है और दही का फॉर्म ले लेती है। वो खट्टी चीज़ कुछ भी हो सकती है, जैसे कि पहले का खट्टा दही थोड़ा सा मिला दो, एक कटोरी दही में अगर आप हाफ चम्मच खट्टा दही मिला देते हो तो वो दही बन जाती है, प्योरली फ्रेश दही बन जाती है। लेमन का जूस मिला सकते हो। लेमन का जूस जब दूध ठंडा हो, अगर गर्म दूध में आप लेमन जूस मिला दोगे तो वो पनीर का फॉर्म में आ जाएगा। एंड इवन टोमेटो जूस, क्योंकि वो भी खट्टा होता है। तो कोई भी एसिडिक प्रोडक्ट, आई मीन खट्टा चीज़ मिला देने से दूध में, वो कर्डिंग ऑफ मिल्क हो जाता है, दूध दही के फॉर्म में हो जाता है, खट्टा हो जाता है। आई होप दिस वर हेल्पफुल फॉर यू। किस तरह से हमारे लिए डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स हेल्प करते हैं हमें डिफरेंट चीज़ों को अकम्प्लिश करने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में, हमारे डाइजेशन में, हमारे पूरे बॉडी के वेलबींग के लिए किस तरह से ये चीज़ें हेल्प करती है। दोज आर क्लैरिफाइड इन दिस वीडियो। थैंक यू।